नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज से अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पर दौड़ने लगेगी। पीएम ने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए का यह पैकेज साल 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई रफ्तार देगा। उन्होंने कहा कि आर्थिक पैकेज कुटीर उद्योग, लघु मझोले उद्योग, एमएसएमई, श्रमिक, किसान और मध्य वर्ग के लिए है, जो भारत के आर्थिक विकास को बुलंदी देते हैं। तो समझेंगे आज अपने कार्यक्रम में कि कोरोना महामारी और संकट के बीच में 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज क्या है, इसके मायने क्या है, इसका दायरा क्या हो सकता है और इसके जरिए क्या जो आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत हो रही है उसे कितनी रफ्तार या ताकत मिलेगी। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। डॉक्टर अरविंद धर्मानी हमारे साथ हैं, चेयरमैन हैं एग्रो फाउंडेशन से। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। शिशिर सिन्हा हमारे साथ हैं, सीनियर डिप्टी एडिटर द हिंदू बिजनेस लाइन से। शिशिर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिनव प्रकाश हमारे साथ हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में इकोनॉमिक्स के। अभिनव, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत में डॉक्टर अरविंद सर आपसे करना चाहूंगा, कोरोना महामारी के बीच में पीएम का ऐलान 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का, सबसे पहले तो किस तरीके से देखते हैं और कितनी जरूरत इस तरह के आर्थिक पैकेज की अर्थव्यवस्था को, देश को इस वक्त? तो मैं इसको ओवरऑल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव पहले बता देता हूं, फिर डिटेल्स में सब लोग डिस्कस करेंगे। अगर हमने पहले भी एक बार आपके शो पे डिस्कस किया था कि 3 फेजेस हैं। एक तो लॉकडाउन फेज है जो अब तकरीबन खत्म होने वाला है, और दूसरा फेज है जो जिसको ट्रांजिशन कह सकते हैं, लॉकडाउन से नॉर्मल इकोनॉमी, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जिसको कह सकते हैं, और तीसरा है जो वापस इकोनॉमी को जो 7-8% पे हम चल रही थी और चल सकती है उस पे लाने का। तो अब ये क्योंकि लॉकडाउन खत्म की आशा है, तो ये पैकेज बेसिकली अब सेकेंड फेज और दूसरे और तीसरे फेज का फोकस है, और ये सही चीज है। ऑफ कोर्स एग्जैक्ट डिटेल्स तो हमें पता नहीं है, वित्त मंत्री और आज से बताएंगे, पर ये ओवरऑल पर्सपेक्टिव से तो मैं इसको बहुत वेलकम करता हूँ। ये अच्छी पॉलिसी है कि सब चीज़ों को इकट्ठा एक साथ जोड़ के प्रधानमंत्री ने बताया है, क्योंकि ये सब रिलेटेड हैं और सारी डिस्कशन इंटीग्रेटेड वे में होगी जैसे जैसे ये हमें डिटेल्स पता लगेंगी। अभिनव, 2 अहम बातें हैं कि अगर हम कोरोना महामारी के बीच दुनिया के अलग अलग इकोनॉमी और देशों को देखें, कई सारे देशों ने इस तरह के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, उनकी जीडीपी या उनकी जनसंख्या या उनके रिसोर्सेज के लिहाज से। भारत में ये जो आर्थिक पैकेज पीएम ने अनाउंस किया है, इसे जीडीपी का करीब 10% कहा जा रहा है। जिस तरीके से धर्मानी सर ने कहा कि जो फेज वाइज हमें जरूरत है और उस तरीके से एक सहयोग, एक आर्थिक मदद सरकार की ओर से तमाम सेक्टर्स को, उस नजरिए से अगर मैं समझूं तो कितना महत्वपूर्ण है ये? जी कविन जी, ये पैकेज बहुत आवश्यक था, क्योंकि देखिए जो इकोनॉमी में जो डाउनटर्न आया है लॉकडाउन के बाद और जो कोरोना वायरस के डिस्ट्रप्शन के बाद, इसमें 3 चीज मुख्य हैं। पहले तो आपके बिजनेसेस जो ठप पड़ गए हैं, जिनको बेल आउट की आवश्यकता पड़ेगी, जिनको लोन्स और क्रेडिट की आवश्यकता पड़ेगी, उसको प्रोवाइड करना होगा। दूसरा जो है, जो आपके बहुत बड़ा आबादी है, जैसे कि करीब जो रिपोर्ट आ रही है कि करीब 10 से 12 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है, सो उनको एक इनकम सपोर्ट, एक कंजम्पशन पावर उनकी मेंटेन करने के लिए इनको कुछ इनकम सपोर्ट या कैश ट्रांसफर जैसी चीज की आवश्यकता है। और तीसरी चीज है कि आपकी डिमांड बहुत कम हो गई है, क्योंकि आपका एक्सपोर्ट भी डिस्टर्बेड है, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी डिस्टर्बेड है, इन्वेस्टमेंट्स भारत में पहले से ही वीक थे, और अब जो प्राइवेट कंज्यूमर डिमांड भारत के अंदर डोमेस्टिक थी वो भी कोलैप्स कर गई है। तो उसको फिल करने के लिए फिजिकल स्टिमुलस की आवश्यकता थी, जो इस एग्रीगेट डिमांड को भी बरकरार रख सके, ऊपर रख सके। मेरा मानना है कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण 2 चीज होगी। एक कि आप बिजनेसेस को कितना क्रेडिट गारंटी दे पा रहे हैं, लोन गारंटी दे पा रहे हैं, कितना सपोर्ट कर पा रहे हैं। दूसरा मैं देखना चाहूंगा कि इसमें डायरेक्ट स्पेंडिंग कितनी है, डायरेक्ट फिजिकल स्पेंडिंग सरकार की कितनी है, जैसे कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर सकते हैं या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर सकते हैं, जैसा कि
इस समय सबसे बेहतर होगा कि आप हेल्थ सेक्टर पे खर्च करें, क्योंकि आपने देखा है कि पिछले 2 महीने में किस तरीके से जो हमारा प्राइवेट सेक्टर था हेल्थ में, वो पूरा का पूरा गायब हो चुका है। सो आप अगर पब्लिक हेल्थ सेक्टर पे खर्च करते हैं तो डायरेक्ट स्पेंडिंग होगी, इससे डिमांड होगी, नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट्स होंगे, उससे डिमांड होगी। तो डायरेक्ट स्पेंडिंग कितना होगा ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बाकी डिटेल्स तो अभी हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन जहां तक मेरे को प्रधानमंत्री जी के संबोधन से लगा है कि ये सिर्फ एक मनी पैकेज नहीं है, बल्कि एक रिफॉर्म पैकेज भी है कि आपका लैंड रिफॉर्म, लीगल रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, सप्लाई चेन रिफॉर्म, एग्रीकल्चरल किसानों के बारे में बात की है। सो अगर वो रिफॉर्म भी होते हैं, वो इंस्टीट्यूशनल चेंज भी आते हैं, क्योंकि मेजर डिस्ट्रप्शन तो इकोनॉमी में हो चुका है। तो अब आपको उसको बिल्डअप करना है, और बाकी जो बहुत दशकों से सिर्फ बातें होती रहती थी कि हमको टैक्स रिफॉर्म करना है और एग्रीकल्चर रिफॉर्म करना है, लेबर रिफॉर्म करना है, अगर हम इसको भी पुश कर पाते हैं इसके साथ, तो मेरे ख्याल से ये एक नए भारत की बुनियाद होगी। बिल्कुल, 2 पार्ट हैं अगर इस आर्थिक पैकेज को देखें शिशिर। पहला रिफॉर्म को लेकर, दूसरा जो है, और पहला आर्थिक मदद के तौर पर। लेकिन जैसा कि अभिनव ने कहा, कई सारे एक्सपर्ट यही सवाल खड़ा कर रहे हैं कि फिजिकल स्पेंडिंग जो है, यानी कि आर्थिक तौर पर जो सीधा खर्च है, वो मायने रखेगा, उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा दिखेगा। क्या वाकई आपके नजर से भी ये सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है? पवित्र, एक चीज हमको ये ख्याल रखना है कि जब हम कहते हैं कि 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज है, दरअसल ये एक 20 लाख करोड़ रुपए तक का पैकेज है, जो आपकी शुरुआत जो है वो फरवरी मार्च से हो चुकी थी। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये नहीं कि वन टाइम पैकेज की बात की गई है। पहला मुद्दा तो ये है। दूसरा ये है कि आप अगर तकनीकी तौर पे देखें तो 20 लाख करोड़ रुपए में ऑलरेडी जो 10 लाख करोड़ रुपए तक के जो पैकेजेस हैं, चाहे वो रिजर्व बैंक के जरिए हो, चाहे वो वित्त मंत्रालय के जरिए हो, वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, उस पर काम शुरू हो चुका है। अब जो नई बातें होंगी वो आपके 10 लाख करोड़ रुपए के लगभग की होगी, जो लगभग जीडीपी का 5% बनता है। इस 10 लाख करोड़ रुपए में ज्यादातर जो फोकस होगा वो ये होगा कि आप 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करें, उसको आप लिवरेज करके 4 लाख या 5 लाख करोड़ रुपए में कैसे तब्दील कर सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, 20 लाख करोड़ रुपए कहने का सीधा सीधा मतलब, या 10 लाख करोड़ रुपए करने का सीधा सीधा मतलब ये नहीं होता है कि अर्थव्यवस्था पे 10 लाख रुपए की नकदी डाल दी गई है। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि एक निश्चित हम सरकार अपने तरफ से फिर उसको लिवरेज कर, फिर उसके आधार पर और ज्यादा खर्च करने की इच्छा होगी। उदाहरण के तौर पे क्रेडिट गारंटी फंड की बात कर लीजिए, तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए जो हम लोग क्रेडिट गारंटी फंड की बात कर रहे हैं, वो फंड ज्यादा से ज्यादा 20-25 हजार करोड़ का हो सकता है, लेकिन उसका लिवरेज अगर आप देखेंगे तो वो 3 लाख करोड़ रुपए तक का होगा। यानी कि 3 लाख करोड़ रुपए तक के कर्ज की गारंटी क्रेडिट गारंटी फंड के जरिए दी जा सकती है। तो ये कुछ तकनीकी पक्ष है जिसको हमें समझना जरूरी है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर आप एक 3%, 4% या 5% जीडीपी की बात करते हैं, वो काफी महत्वपूर्ण, खासकर ये देखते हुए कि अब हमारे लिए जरूरत सर्वाइवल नहीं, अब हमारे लिए जरूरत रिवाइवल की है। तो ये जो रिवाइवल का फेज है, उस रिवाइवल के फेज में आप कितने ज्यादा टेंजिबल और टेंजिबल, यानी जो वास्तविक में नगद डालना है और उस नगद इस्तेमाल करके और नगद का इंतजाम करना है, इन दोनों का संयोग मिला करके आपके लिए ये पैकेज का स्वरूप होगा। विरमानी सर, 2 चीजें, एक जिस तरीके से शिशिर ने कहा कि 20 लाख करोड़ का मतलब ये नहीं कि सीधे तौर पर ये रकम या इस तरीके का नंबर्स इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए एक साथ पुश किया जा रहा है। अलग अलग स्कीम्स के जरिए अब तक हमने जो एफर्ट देखे हैं वो नंबर्स भी इसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि नंबर्स के लिहाज से अगर हम देखें, अगर मैं गलत नहीं, 2020-21 का बजट करीब 30.42 लाख करोड़ रुपए के आसपास का नजर आया था। वहां पर ये जो आर्थिक तौर पर मजबूती है इन नंबर्स को देने के लिए, वो कितना सपोर्ट करती हुई नजर आएगी अगर बजटरी एलोकेशंस को समझें? देखिए, जैसे एक तो मैं, ये शिशिर जी ने जो बोला है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे गारंटी होती है उसमें एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं होता, ये बैकअप होता है, बैकस्टॉप, रिस्क शेयरिंग एटसेट्रा। इसका जो एक्चुअल आउटले होगा वो 2 साल बाद हो सकता है, 10 साल बाद हो सकता है, कमिटमेंट होती है। और पर ये कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर जो रिस्क अवर्स बैंकर्स हैं, खास करके पब्लिक सेक्टर के बैंक्स जो हैं, वो पैसे नहीं देंगे, क्योंकि एमएसएमई का कंप्लेंट है, उनके पास बहुत लिक्विडिटी है पर वो दे नहीं रहे। तो ये गारंटी मेथड जो है ये एफिशिएंट भी है, इफेक्टिव भी है, और ये मल्टीप्लिकेशन कह लीजिए, हाँ, दैट इज़ वन वे टू एक्सप्लेन इट, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है।
बाकी जो डायरेक्ट है उसमें मैंने एक्चुअली पहले भी आपको बताया था, पर फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जब इस टाइप का क्राइसिस होता है, ये नहीं कह सकते कि बस पैसे खर्चो। कन्वेंशनल जो केन्जियन अप्रोच या मॉडिफाइड केन्जियन होती है, वो होती है कि एग्रीगेट डिमांड है वो कम है एग्रीगेट सप्लाई से, तो बस पैसे इंजेक्ट करो। इस क्राइसिस के टाइप के पेंडेमिक क्राइसिस में ये नहीं मतलब है कि बस पैसे इंजेक्ट करते जाओ। वो देखना पड़ता है कहाँ कहाँ जरूरी है। ये एक इसका बहुत डिफरेंस है, क्योंकि कई सेक्टर्स बैडली अफेक्टेड है, इक्वली अफेक्टेड नहीं है, और बहुत डिस्पर्शन है जिसको कहते हैं कि कई बहुत कम अफेक्टेड है, कई बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। तो जनरल मैक्रो सोल्यूशन होती है जो इंजेक्शन, वो नहीं इसमें चलेगा। अगर उस टाइप का अप्रोच लोगे तो 100% ऑफ जीडीपी खर्चना पड़ेगा। तो थोड़ा फोकस बहुत जरूरी है, और फोकस का हमें पता है, प्रोफेसर ने भी बताया कि जो एरियाज ज्यादा अफेक्टेड हैं, जिसमें मास बैंक्रप्सी की आशंका है, उन एरियाज में फोकस करना पड़ेगा। एंड आई एम श्योर कि ये गवर्नमेंट ने ये सब इसका जान किया है, और पता लगेगा आज शाम से कि किस किस सेक्टर्स में फोकस है। पर बाय एंड लार्ज इसकी डिस्कशन हुई है। जो कॉन्टैक्ट सर्विसेज होती हैं, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म वगैरह की बात हुई है, और कई सेक्टर्स जो पहले से अफेक्टेड थे, ऑटोमोबाइल से कनेक्टेड, ऑटोमोबाइल सेक्टर की आज चीन का भी डेटा आया है जिसमें कंप्लीट डेवस्टेशन हो रहा है। तो इस तरह सब सेक्टर्स को देखना पड़ेगा कहाँ ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट है इस FY21 में, और वहां पे फोकस करना पड़ेगा। नहीं तो ये वेस्ट हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाता है। इतनी बड़ी जरूरत है कि अगर खाली बस एक्सपेंडिचर करते रहो उसका कोई फायदा नहीं है। एक और चीज मेंशन करूंगा, वो है कि जो टैक्स रिफॉर्म और एक्सपेंडिचर रिफॉर्म की हमने बात की थी, वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, और उसमें भी पैसे लगते हैं, क्योंकि इन द शॉर्ट टर्म कुछ जब आप टैक्स रिफॉर्म करोगे तो हो सकता है कि एक साल उसकी जो रेवेन्यू हो वो थोड़ी कम हो जाए, तो वो भी इसमें गिनी जाएगी। तो होपफुली जो पैकेज अनाउंस होगा उसमें टैक्स रिफॉर्म और एक्सपेंडिचर रिफॉर्म की भी बात की जाएगी। अभिनव, जिस तरीके से हमने देखा है कि ये भारत की ओर से जो अनाउंसमेंट किया गया है, मैं आंकड़े देख रहा था, हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन एल्गिन की ओर से जो वर्ल्ड वाइड आंकड़े जारी किए गए हैं, चाइना जीडीपी का 3.8%, यूके 5%, इटली 5.7%, फ्रांस 9.3%, यानी कि इस तरह की इकोनॉमी भी अपनी जीडीपी के इस परसेंटेज, इस हिस्से को आर्थिक पैकेज के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। भारत में इसके साथ जो जोड़ा गया वो बड़ा महत्वपूर्ण मुझे लगता है, जिसको समझना चाहूंगा कि आत्मनिर्भर भारत, इस पैकेज के साथ साथ जो टैगलाइन है, ये सब में क्या इशारा है, और ये पैकेज उस दिशा में, उस कदम के लिए कितना जरूरी है? जी कविन जी, पहले मैं बोलना चाहूंगा कि विरमानी सर ने जो बात बोली एकदम सही बोली है कि अगर आप इकोनॉमी में सभी को पैसे बांट देंगे तो उसका असर नहीं होगा, आपको फोकस टारगेटिंग करनी पड़ेगी, वो गिवन है। क्योंकि जो आजकल आ रहा है कि आप केवल लोगों को कैश ट्रांसफर कर दीजिए और इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी, वो काम नहीं करने वाला है। आपको सेक्टर बाय सेक्टर आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे फोकस है, और कुछ सेक्टर्स की सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे रिवाइवल से पूरी इकोनॉमी रिवाइव में काफी असर पड़ता है, सो आपको उनको टारगेट करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि ये जो बात आई है आत्मनिर्भर भारत की और स्वदेशी खरीदने की, देखिए आपको समझना पड़ेगा ये पुराने स्वदेशी के नारे से और आत्मनिर्भरता के नारे से अलग है। जो 50s और 60s में चलता था, जो हमने पॉलिसी अपनाई थी कि बहुत हाई टैरिफ लगा देंगे, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में नहीं आने देंगे, और हम अपना देसी मॉडल या स्वदेशी मॉडल बनाएंगे, स्वदेशी इंडस्ट्री बनाएंगे, ये उससे अलग बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। ये कह रहे हैं कि हम FDI को भी अट्रैक्ट करेंगे, हमारे टैरिफ्स बहुत ज्यादा नहीं होने वाले हैं क्योंकि हमारा कमिटमेंट है इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल बॉडीज को, लेकिन हम जो है बाकी रिफॉर्म के, जैसे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म है, लॉजिस्टिक रिफॉर्म्स है, लेबर लॉ रिफॉर्म्स है, लैंड रिफॉर्म्स है, उनके थ्रू हम भारत में डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रमोट करेंगे। और भारत जो अब तक नहीं कर पाया है कि आप ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क का हिस्सा नहीं बन पाए हैं, भारत एक आउटलायर है इसमें। आप एक लेबर अबेंडेंट कंट्री होने के बावजूद भी आप असेंबली प्रोडक्ट्स में या पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स में आप जो है इंटरनेशनल सप्लाई चेन का हिस्सा नहीं बन पाए हैं, जो बहुत बड़ा कारण रहा है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ नहीं हो पाई है। तो प्रधानमंत्री ने जो कहा है, इस पे फोकस किया है कि सप्लाई चेन पे फोकस रहेगा, डोमेस्टिक पे भी और इंटरनेशनल पे भी। तो स्वदेशी का मतलब यहाँ पे वो विलेज इकोनॉमी और गांव में सब कुछ पैदा हो वाला नहीं होने वाला है। अगर आप सरकार की पुरानी योजनाओं से देखें, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से लेके
इंटरनेशनल सप्लाई चेन तक इंटीग्रेट होने का जो इनकी बात है, वो एक नए तरीके के आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है। तो हमको ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि हम पुराने वाले की बात कर रहे हैं इसमें। ओके शिशिर, नंबर्स को लेकर भी एक चिंता दिखती है, क्योंकि राज्यों की आर्थिक हालत हमने कुछ दिन पहले ही चर्चा की थी, विरवानी सर भी थी हमारे साथ, की जिस तरीके से राज्यों की आर्थिक हालत है उसके बीच में इस आर्थिक पैकेज के लिए जो मसौदा है जिसमें जो नंबर्स हैं ये आएंगे कैसे, टैक्स रेवेन्यू या दूसरे जो सोर्सेज हैं उसके जरिए एक बड़ी चुनौती नजर आती है। देखिए कविंद्र, हमको जैसा मैंने शुरू में भी कहा था कि हम ये 20 लाख करोड़ रुपए पे ही कुछ टिके हुए हैं। हमें ये देखना है कि 20 लाख करोड़ रुपए में कितना जो है वो वास्तविक रूप से नगद है और वास्तविक रूप से कितना ज्यादा उसको हम गुणा कर पाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली बात ये संख्या को लेकर के 20 लाख करोड़ रुपए एक ओवरऑल इम्पैक्ट है, जिसका अम्ब्रेला इम्पैक्ट हो सकते हैं। वास्तविक रकम जो है वो छोटी रकम होगी और वो कई सालों में स्प्रेड होगी, कई सालों में फैली हुई होगी। ये बात सही है कि राज्य सरकारों के पास बहुत संसाधन नहीं है और राज्य सरकार केंद्र की तरफ ही आस लगाए बैठे वो उनकी कितनी मदद कर पाते हैं, चाहे वो आपके बजट के जरिए करें, चाहे वो उधार लेकर के करें, या फिर जो आखिरी विकल्प बचता है जिसको लेकर के हमेशा चर्चा चलती रहती है कि क्या हमें नए सिरे से नोट छापना चाहिए, जो हमने 1997-98 में बंद कर दिया था, घाटे का जो हम लोग मोनेटाइजेशन कहते हैं, उसको हम नए सिरे से शुरू करें ताकि अतिरिक्त नकदी आए, अतिरिक्त लिक्विडिटी आए, उसको हम राज्य सरकार को दे सके। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि लोगों के हाथ में नगद दे देने से अर्थव्यवस्था का विस्तार नहीं होने वाला। आपको ये देखना है कि वो नगद वास्तविक मायने में किस तरीके से, जिसको कहते हैं ना आर्थिक शब्दों में वेलोसिटी ऑफ करेंसी, वो कितना ज्यादा नगद जो है वो पूरी तरह से घूमता है, उसका प्रसार होता है, तभी जाकर के अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा। तो ये जो संख्या है ना, इस संख्या को लेकर के दिमाग से निकाल दीजिए कि 1 लाख एक मुश्त 20 लाख करोड़ रुपए डाली जा रही है। आपको ये समझना है कि 20 लाख करोड़ रुपए का एक ओवरऑल इम्पैक्ट है, जिसके लिए अलग अलग तरीके से संसाधन जुटाए जाएंगे। जी गरमानी सर, क्योंकि इसके साथ अब अगला कदम है कि जो सबसे शायद इंपॉर्टेंट होगा कि सेक्टर वाइज या स्पेसिफिक एरियाज वो पहचानना और उसके बाद उसके लिए अलग अलग सुधार कानूनों के नजरिए से और आर्थिक तौर पर मदद। हाँ, तो पहले शुरू करें जो पुअर लोग, जो जैसे माइग्रेंट्स की बात हुई है, कैजुअल वर्कर्स एक्सेट्रा, तो इस लिहाज से ये डिस्टिंक्शन मैं बता दूं कि कई लोग जो बाहर से सीखते हैं वो यूबीआई बोलते रहते हैं। ये यूबीआई का टाइम नहीं है। जो एक्चुअल अफेक्टेड हैं, माइग्रेंट्स हैं, कैजुअल वर्कर्स हैं, जिनके पास खाने का पैसा नहीं है, उनके पास पैसे देने पड़ेंगे। तो ये फोकस जो हम बात कर रहे हैं ये उस तरफ भी फोकस अप्लाई करता है। और इसके लिए जो डैम कह लीजिए, मोबाइल बेस्ड, आधार बेस्ड जो भी है, वो सब मिला के अगर वो सिस्टम को एक्सपेंड कर दें, उसको पक्का बनाए, वो भी होना चाहिए इसमें। क्योंकि अगर वो आज होता तो हम बड़ी जल्दी, ऑलरेडी वो जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके पास पैसे पहुंचा सकते थे, तो दोनों काम हो जाते। वो स्टारवेशन की इशू भी नहीं आती, इतना जो झमला हुआ है वो भी नहीं आता। बट एनीवे, बेटर लेट देन नेवर। और आई एम श्योर के प्रधानमंत्री के जो पैकेज में इसकी डिटेल्स भी आएंगी। तो एक तो ये है। दूसरा, हमने मास बैंक्रप्सी की बात की, उसमें क्रेडिट भी होता है। तो इससे मैं एक्सप्लेन करूं, क्योंकि ये जो नॉर्मल क्राइसिस होते थे जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, हम उसमें जनरल क्रेडिट, हमने जैसे जीएफसी में मैं सीए था, तो उस वक्त भी थोड़े, एक तो जनरल एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट किया था, पर वहां पे जो अफेक्टेड थे वो एक्सपोर्ट सेक्टर्स ज्यादा अफेक्टेड थे, उनका क्रेडिट बिल्कुल खत्म हो गया था। जो एक्सपोर्ट क्रेडिट होता है लिंक टू एक्सपोर्ट एलसीज, तो इस तरफ वो की इशू नहीं है। इशू है एनबीएफसी जो ऑलरेडी प्रीवियसली अफेक्टेड थे, जो एमएसएमईज को कम मिलता है जनरली, क्योंकि बैंक समझते हैं कि ये बहुत रिस्की हैं। तो इस तरह फोकस बहुत जरूरी है। पर वो तीसरी इशू में एम्फसाइज करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो नेक्स्ट फेज में बहुत महत्व लेता है। ये तकरीबन अब पुरानी और अगले 1-2 महीने की बात जो मैंने पहले करी, पर इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो एनिमल स्पिरिट्स कहते हो, एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि कई लोग डिसअपॉइंट हुए थे
पिछली बजट में उसमें जीएसटी रिफॉर्म नहीं था, डीटीसी रिफॉर्म नहीं था, और सब्सिडी रिफॉर्म की बात हम हर दूसरे दिन करते हैं। तो ये चीज़ें भी आगे के लिए अगर हम सेकेंड हाफ ऑफ 21 या 22 में देखें, अगर हमें जल्दी से ये 5% या इवन लोग कह रहे हैं नेगेटिव ग्रोथ, मैं नहीं सोचता पर हो सकता पॉसिबल था, तो उससे लेके अगर हमें 7%, 7-8% जाना है, तो ये जो टैक्स रिफॉर्म है, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं बहुत इंकरेज हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने इन चीज़ों पे बात की। ऑफ कोर्स लैंड लेबर रिफॉर्म जो प्रोफेसर साहब ने किया है वो भी इम्पोर्टेंट है। ओके, अभिनव, एक आखिरी कमेंट। जिस तरीके से ये फर्स्ट फेज आप जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि आर्थिक मदद के साथ दूसरा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और शायद उसके बिना ये आर्थिक रिफॉर्म काम नहीं करेंगे, वो है आर्थिक सुधार कानूनों के नजरिए से अलग अलग फील्ड में। उसको भी हमें साथ साथ अनाउंस करना पड़ेगा, लाना होगा। जी देखिए, बिल्कुल बहुत सारे सुधार हो सकते हैं जो तुरंत किए जा सकते हैं, जैसे कि आपका प्रशासनिक सुधार है। देखिए जीएसटी की बात होती है, जीएसटी में बहुत बड़ा रुपया अभी तक रिफंड में ही फंसा हुआ है। अगर सरकार उसी रिफंड को रिलीज कर देगी तो बहुत सारा मनी इंजेक्शन अपने आप ही बिजनेस में हो जाएगा। दूसरा है कि आपके बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जो पिछले आप देखिए कुछ सालों में जो ब्लैक इनकम के नाम पे बहुत सारे जब्त किए गए थे, छापे मारे गए थे, वो अभी तक लीगल डिस्प्यूट में ब्लॉक्ड है, ना वो सरकार के पास है ना वो अभी तक लोगों के पास है। सो उस पर कुछ आर्बिट्रेशन लाया जा सकता है, उस तरीके के स्नैप रिफॉर्म तुरंत किए जा सकते हैं कि जो वेल्थ या जो मनी हमारा ब्लॉक है उसको अनब्लॉक किया जाए। लॉन्ग टर्म रिफॉर्म बहुत आवश्यक है, जैसे कि पहले भी कहा जा रहा है, कुछ राज्यों ने ऐसे लेबर रिफॉर्म्स करना शुरू किया है, लेकिन लेबर रिफॉर्म्स को जिस तरीके से किया जा रहा है वो बहुत सही नहीं है। आप समरीली अगर लॉस को डिसमिस कर देंगे तो उससे अनार्की हो जाएगी। आपको उसको रिस्ट्रक्चर करना चाहिए था, आपको उसको और सिंप्लीफाइड बनाना चाहिए था। दूसरा है कि इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो आता है कि सोशल सिक्योरिटी की बात आती है। अगर स्टेट फंडेड रोबोस्ट सोशल सिक्योरिटी होगी तो लेबर रिफॉर्म करने में, हायर एंड फायर करने में बहुत दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे ख्याल से वो करने की आवश्यकता इस समय काफी ज्यादा है। सिमिलरली लॉस को हटा देने से क्योस क्रिएट होगा, लॉन्ग टर्म में वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। दूसरा है कि टैक्स रिफॉर्म्स, जैसे कि बहुत लोग कह चुके हैं, इस पे जितना भी कहा जाए वो कम है। डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म और इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म दोनों की आवश्यकता है। मुझे लगता है जीएसटी काउंसिल भी जल्दी ही कुछ फैसला लेगी, लेना भी चाहिए। शिशिर, आखिरी आपका कमेंट। देखिए, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि श्रम सुधार के नाम पे इस समय जो बातें की जा रही हैं उसमें कहीं ना कहीं मानवीय पहलू बिखरता जा रहा है। वो नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं 200 के करीब कानून है राज्य और केंद्र को मिलाकर के श्रम को लेकर के। अब ये 200 कानून को आप खत्म कर देंगे तो श्रमिकों की सुध कौन लेगा? तो ये सुधार के नाम पे और उदारीकरण के नाम पर एक बिल्कुल उलट व्यवस्था चलाना ये कहीं से भी उचित नहीं है। हमें इसका एक मानवीय पहलू भी देखना होगा। दूसरा मुझे लगता है कि इस समय सबसे ज्यादा जो फोकस होना चाहिए वो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, क्योंकि कुछ भी ऐसा हो तो वो 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराते हैं। अगर उनका अगर जीवीए कंट्रीब्यूशन देखें तो लगभग 30% का है, एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन देखें तो 45% का है। तो आप माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को किस तरीके से आप मदद कर सकते हैं? एक छोटा सा उदाहरण दूं, वो जिनके पास करीबन जो है कहा जाता था कि आपके पास अगर 100 से कम मजदूर हैं तो आप वहां पर अगर 15,000 करोड़ रुपए 90% लोगों की कमाई है तो 3 महीने किया जाएगा। मुझे लगता है इसको एक्सपैंड करना चाहिए। एमएसएमई आप जितनी मदद करेंगे पूरे सप्लाई चेन और फूड इकोनॉमी के लिए मददगार साबित होगा। ओके, निर्मानी सर, एक आखिरी कमेंट। हाँ जी, तो इसीलिए मैं कह रहा था, देखिए हम अगर लेबर को लें तो हम तकरीबन 3-4 साल से वेट कर रहे हैं। यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि ये सारे जो 11-12 लेबर लॉज हैं उसको 4 में रिड्यूस करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो अब ये जो अनाउंसमेंट होगी इस हफ्ते या जब भी, उसमें ये एक्चुअल अप्रूवल आ जाएगा। अब ये इसकी डिस्कशन बहुत साल हो गई है, वो 1-2 क्लॉजेज उसमें थे जो पॉलिटिकली मुश्किल थे, और जो स्टेट्स में हुआ है मैं इसको लिटरली नहीं लेता, मैं लेता हूँ कि ये इंडिकेशन है कि सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट सोच रही है कि अब कुछ ज़्यादा रेडिकल चाहिए जिससे अफेक्ट हो।
जो एक्चुअल डिटेल्स हैं वो कोई भी नहीं सपोर्ट कर सकता। कोई इकोनॉमिस्ट, हम 50 साल से इस पे बात कर रहे हैं कि सारे अबॉलिश कर दो, ये किसी का वो नहीं है। आई मीन दैट इज ऑल, यू नो, ठीक है, क्रिटिक्स जो हैं वो इस पे ही फोकस कर रहे हैं। मैं इसको लेता हूँ कि इंटेंट है कि रेडिकल रिफॉर्म, और यूनियन गवर्नमेंट उसको लेके कुछ करेगी। नो, व्हाई आर दे सो इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट ये है कि दुनिया में वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, मैंने पहले कहा था, फिर मैं वंस इन अ जनरेशन, अब फिर वंस इन अ लाइफ टाइम कहूंगा, जो सप्लाई चेन्स का है। तो जैसे किसी ने उधार दिया, अगर जो टेक्सटाइल सप्लाई चेन है उसका 5% ऑफ चाइना भी हमारे यहाँ आ जाए तो हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट दुगने या तिगने हो जाएंगे, और उसमें इतनी एम्प्लॉयमेंट होगी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए लेबर रिफॉर्म बहुत जरूरी है। और आई एम श्योर नाउ कि आफ्टर ये जो स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, गलत ठीक, वो हम फाइन पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। और जो वित्त मंत्री, आई मीन प्रधानमंत्री ने बोला है, आई एम कन्विंस कि उनको ये आइडिया अब हो गया और कुछ मेजर रिफॉर्म्स करेंगे और सप्लाई चेन्स इंडिया में आएंगी। पर सप्लाई चेन तो एक वर्ड है, और उसके साथ जितनी एम्प्लॉयमेंट आ सकती है वो हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और समझाने के लिए कि प्रधानमंत्री की ओर से अनाउंस किए गए 20 लाख करोड़ पैकेज का मतलब क्या है, उसके मायने क्या है, उसका दायरा क्या है, और सबसे अहम कि इसकी जरूरत इस वक्त देश को कितनी है और उसका असर आने वाले दिनों में, महीनों में, वर्षों में कैसे दिख सकता है। नमस्कार।